यमुनानगर में होने जा रही रैली को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस रैली में सीएम का स्वागत होगा और हरियाणा को विकास कार्यों की करोड़ों की सौगात दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने हरियाणा में इतिहास की किताबों में बदलाव पर चल रहे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली करने जा रहे हैं और ये रैली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जो विकास की घोषणाएं हैं वो मुख्य रूप से इसी रैली में की जाती हैं। पिछली बार इस प्रकार की रैली का आयोजन जो था वो शुरुआत में ही किया गया था, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से ये कुछ देरी से की जा रही है और पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी लगभग वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक विधानसभा की बात कहूं केवल जगाधरी की, तो 1082 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए के काम उसमें घोषित किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप सारे का अनुमान लगाएं तो लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे और वो सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बनाई गई और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही आईटीआई को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था वो अब 200 बेड का बन के तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं छछरौली की बात करूं जो 6 का था वो 15 का है। ऐसे ही मैं खिदराबाद की बात करूं जो 6 का था वो 15 का है। तो सारी जगह इस प्रकार से जो विकास के काम थे वो पिछले जो घोषणा हुई थी वो सारे के सारे हमारे हो चुके हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो डेवलपमेंट की अभी कुछ कमियां थी उनको पूरा करने का वो विश्वास दिला के आएंगे और निश्चित तौर से वो अपने टाइम पे पूरी भी होंगी। देखिए, हमने जो जरूरत है उसके हिसाब से सारा कुछ हमने उसकी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भेज दी है। उनकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है और निश्चित तौर से हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख को जिस प्रकार से पहली घोषणाएं हैं उसी प्रकार की घोषणाएं इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं समझता हूं कि लगभग क्योंकि चुनाव के दौरान हमने एक बात कही थी कि हम 3 साल में आपके पास कोई बताने के लिए काम नहीं बचेगा। जो जरूरी काम है सारे हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा लेट है गए। तो अभी हमने लोगों से भी अपने जो मतदाता हैं समर्थक हैं उनसे भी कहा है कि भी 2 साल तो लेट है गए, लेकिन चुनाव आने तक कोई काम ऐसा नहीं होगा जो बकाया रहेगा। लगभग जरूरत के काम सारे पूरे कर देंगे। देखिए, वीर सावरकर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं। वीर सावरकर के बारे में पहले भी पढ़ाया जा रहा था और मैं पूरा उसके पक्ष में हूं कि वीर सावरकर जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, जो संघर्ष देश के लिए किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी एक फिलॉसफी है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर जो फिलॉसफी गांधी जी की है वही रहनी चाहिए, तो वो उनकी सोच हो सकती है। जो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उनकी अलग अलग थी। अगर क्रांतिकारियों की हम लें तो क्रांतिकारियों की अलग सोच थी, महात्मा गांधी जी की अलग सोच थी, वीर सावरकर जी की अलग सोच थी, लेकिन सभी महापुरुष देश की आजादी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई महापुरुष कम हो गया, सब उतने ही बड़े महापुरुष हैं, देश के लिए काम कर रहे थे। देखिए, ये जो बात है इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मीठी मीठी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे तो वहां कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा। वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया वो अपने आप में बेमिसाल है। तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा।
मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एक रतन आर के नेहरू थे, और जो मेरे ख्याल से 1955 से 1958 तक चाइना में हमारे राजदूत रहे। उनकी पत्नी है राजन नेहरू। उसने एक पुस्तक लिखी, मैंने वो पढ़ी, और उसने कहा कि जब अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चाइना में गए तो उन्होंने का खाना रखा, और वहां पे उनको जो उस टाइम माओ थे उनको बुलाया, जो वहां के चेयरमैन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सी बातें बताई कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी महान है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो सिगरेट ही पीते रहे, जो उसकी किताब में लिखा। और लास्ट में उसने एक बात कही कि जब आपका कल्चर, आपकी संस्कृति इतनी महान थी तो आपने देश का विभाजन कैसे स्वीकार कर लिया। और उसने कहा, माओ ने, अगर आपकी जगह में होता तो मैं कभी भी इस विभाजन को स्वीकार नहीं करता। ये राजन नेहरू लिख रही, रतन नेहरू की पत्नी है, नेहरू जी के खानदान से ही है, तो वो लिख रही है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो जा, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी के पास जा और उससे कहें कि हमें कोई ज्ञान दो, क्योंकि अब राज हमने चलाना। तो भीष्म पितामह भी एक ही बात कहें, बात तो और भी कहें, तो ये बात उसको कहें कि कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार न करना, परिस्थितियां कुछ भी हों। अगर परिस्थितियां ऐसी लगती है कि हाथ से निकलने लगी तो फिर कुरुक्षेत्र में आ जियो। कुरुक्षेत्र का मतलब है चाहे भले ही युद्ध ही करना पड़ जा, लेकिन विभाजन स्वीकार किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए।